आजकल कैंसर बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको कैसे रोकथाम की जा सकती है और किस तरीके से उसको प्रिक्योर किया जा सकता है? पूरी फूड इंडस्ट्री इसी पे चल रही है कि अपने कस्टमरों को कैसे हम एडिक्ट बना के रखें, ये हमारा पर्टिकुलर ब्रांड खाएं। लेकिन पीसीओडी की और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और कैसे क्योर कैसे कर सकते हैं? डेथ सच है, मृत्यु सच है, कब होना है किसी को नहीं पता है। तो बेहतर है हर दिन हम ऐसे जिएं कि जैसे मरना है। तो क्या करेंगे, हर दिन को हम जीने लगेंगे और ऐसे इंसान को मौत अंतिम समय सेलिब्रेशन लगेगा। सर कहते हैं कि आप सोचने से भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सोचने से भी बीमारियां हो जाती हैं, क्या ऐसा भी होता है? खेत में जो काम कर रहा है वो कहेगा कि मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज है, नहीं। जिसको सारी चीजें मिल जाएगी, मेंटल हेल्थ इशू उसी का होता है। तो जिनको आप सेलिब्रिटी कह रहे हैं पूरे टाइम स्ट्रेस में है। भारत को आयुर्वेद के ऊपर ही हो जाना चाहिए या जो एलोपैथिक और दवाइयाँ आ रही हैं वो भी मैटर करती हैं? शिवानी अग्रवाल टॉक्स पे मैं आपको नए नए लोगों से मिलवाती हूँ, जानते हैं आप नए नए लोगों के बारे में। आज हम मिलने वाले हैं डॉक्टर अंशुमान जी से, जो हेल्थ को लेके आपको कई सारी ऐसी बातें बताएंगे जो आपकी हेल्थ के लिए और नई जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपकी स्टोरी कि क्या परिचय है, संक्षिप्त परिचय बताइए आप अपना। अब देखिए, आपने सवाल ही ऐसा पूछ दिया है, मतलब ये है कि मैं कौन हूँ, इसकी तलाश अभी भी मुझे है, मैं कौन हूँ। आपको लग रहा होगा मैं शायद जवाब ना देने के लिए, टालने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। ये सच बात है कि मैं ढूंढ रहा हूँ मैं कौन हूँ। कायदे से जो पब्लिक जानती है, मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर में कैंसर सर्जन हूँ। लेकिन क्या ये परिचय मेरा है? पढ़ लिया इसलिए डॉक्टर हुआ, डॉक्टरी में कैंसर सर्जरी कर ली, वो मेरा तो नहीं है। मेरा नाम मेरे पिताजी ने दिया, वो भी मेरा नहीं है। जो शरीर, वो माता पिताजी के जो संपर्क में आए तो एक बच्चा पैदा हुआ और शरीर उसका है, मेरा तो है नहीं। जब मैं पैदा हुआ तो क्या मैं वही हूं जो मैं पैदा हुआ था? बदल गया। जो मैं आज हूं, क्या आगे वही रहूंगा? बदल जाएगा। तो मैं कौन हूं? सर आपने तो पूरा ब्रह्मांड इसमें बोल दिया कि आप कौन हैं। मैं आपने अपने ऊपर तो कुछ भी अपनी अच्छाइयों के लिए तो कुछ बोला ही नहीं। आपने तो सबको क्रेडिट दे दिया, आपने अपने मदर पे पेरेंट्स को दे दिया, अपनी पढ़ाई को दे दिया, सब चीज़ों पे क्रेडिट दे दिया, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं बोला। लेकिन सर मैं ये चाहूँगी कि आप जनता को ये बताइए कि जैसे कि आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, आजकल कैंसर बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको कैसे रोकथाम की जा सकती है और किस तरीके से उसको प्रिक्योर किया जा सकता है? देखिए, कैंसर के बारे में सच में एक डर सा बना दिया गया और कैंसर बढ़ रहा है, ये भी सच है। लेकिन क्या ये नॉर्मल है, सामान्य है? नहीं, असामान्य बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैंसर के केसेज इतने हो रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है। अगर मैं कहूँ कैंसर बाजार में बिकता है और हम सब रोज खरीद के घर लाते हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं है इसमें, ये सच्चाई है। पर वो कैसे? अब मैं बता देता हूँ। हर दिन हर इंसान के शरीर में कैंसर की कोशिकाएं बनती है, लेकिन हमारे अंदर प्रकृति प्रदत्त डिफेंस सिस्टम रोज उसको किल करता है, वॉश आउट करता है, हम नॉर्मल स्वस्थ दिखते हैं। जैसे इम्यूनिटी हमारे अंदर है तब तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब मरीज किसी को एड्स हो गया, जब इम्यून सिस्टम खराब हो गया, तब रियलाइज होता है कि कितनी बड़ी चीज हमारे पास थी। सिमिलरली हर बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर है। जिस दिन कैंसर ग्रो कर गया तो ग्रो किया क्यों? या तो हमने इस तरह की शरीर के ऊपर प्रताड़ना बढ़ा दी, या डिफेंस सिस्टम हमने कमजोर कर लिया। दोनों हमें करना है। करने के लिए अब क्या करते हैं? अब उदाहरण के तौर पे आप सुबह जगती हैं, पहली चीज, आज तो जमाना ऐसा बदल गया कि लोग जगते ही मोबाइल लेते हैं। सच्चाई है सर, सच्चाई है। ब्रेन उसी समय से पूरी दुनिया में घूम गया, आप अपने को नहीं जान पाए। और मेडिकल साइंस के हिसाब से कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, अप हो गया। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, मतलब सुबह जगते पहले आपने स्ट्रेस में अपने आप को डाल लिया। ग्लूकोज बढ़ा, इंसुलिन बढ़ा, मल्टीपल इंसुलिन स्पाइक सुबह से आपने कर लिया। बाहर निकले, रोड पे स्ट्रेस, ऑफिस स्ट्रेस, मतलब परसिस्टेंट क्रोनिक स्ट्रेस में जी रहे हैं। क्रोनिक स्ट्रेस इटसेल्फ मल्टीपल इंसुलिन स्पाइक कैंसर प्रमोटर है। ब्रश करने पहुंचे सुबह जगने के बाद, टूथपेस्ट इस्तेमाल किया, ट्रैक्लोसन है उसमें, कैंसर फॉर्मिंग एजेंट है। तो सर जब टूथपेस्ट तो सर सदियों से करते आ रहे हैं, सब करते आ रहे हैं, लेकिन सदियों से फिर कैंसर भी तो बढ़ रहा है। टूथपेस्ट तो आज तो मॉडर्नाइजेशन का जमाना है। सब्स्टिट्यूट क्या है? सबका रास्ता भी बताता चलूंगा। हमारे पूर्वज भी नहीं, मैं खुद अभी भी करता हूँ, मैंने देखा
बबूल, नीम के दतवन का इस्तेमाल करते थे? जी। क्या समस्या थी उसमें? बुजुर्ग कड़वा होता है। गन्ने, हाँ कड़वा होता था, कड़वा ही आपके माउथ के इन्फेक्शन को खत्म करता था, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे जो आपको बीमार कर रहा था। उसके बाद अभी आपने छोड़ दिया सो कॉल कि हम अपार्टमेंट में रहते हैं तो कहाँ से लाएं, ये सब। भारत एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, हर जगह पेड़ पौधे उपलब्ध हैं, आपके आसपास भी पेड़ पौधे हैं जी। चलिए, उसके बाद आप शैम्पू करने गए, साबुन करने गए, शैम्पू में पैराबेन, थैलेट्स तो बहुत करते हैं शैम्पू करते हैं। अब आप समाधान भी बताते चलते हैं ताकि आपको ये लग जाए कि किस तरह से हमने कैंसर को खरीदा या घर लेके आए। आंवला, बिल्कुल आंवला जो पेड़ का तोड़ा हुआ सूखा आंवला रख लें, रीठा, सिकाकाई, रात को भिगो दें, शैम्पू की जगह इसका इस्तेमाल करें। बाल आपके ज़्यादा अच्छे, मुलायम और साफ बिना केमिकल के इस्तेमाल के। ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन केमिकल का होता है स्कैल्प से, जो सर की जो स्किन है स्कैल्प बोलते हैं। उसके बाद आप खाना खाने नाश्ता करने बैठे, प्रोसेस्ड पैक्ड फूड, सैंडविच आया प्लास्टिक में रैप, बिस्फेनॉल, थैलेट्स प्लास्टिक से लीच होकर खाने में पहुंच गया, कैंसर फॉर्मिंग। ऑफिस आए, चाय मंगवाए, पेपर कप या प्लास्टिक कप, पेपर में भी अंदर माइक्रोप्लास्टिक कोटिंग, कप में कोटिंग, स्ट्रॉ प्लास्टिक, कैंसर फॉर्मिंग। शुगर एक्सेसिव आप ले रहे हैं, कैंसर प्रोमोटर, इंसुलिन स्पाइक ग्रोथ, कैंसर प्रोमोटर। सर लेकिन आजकल तो जैसे कि आपने बोला पैकेट फूड्स का, बच्चे जंक फूड, पैकेट फूड्स इतना खा रहे हैं आजकल, तो उनको कैसे रोका जा सकता है? उनकी लाइफ ही वैसी हो गई है, बाहर निकलते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, या जो जॉब वाले हैं जो अदर सिटीज़ में रह रहे हैं जॉब करने के लिए, उनका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि वो पैकेट फूड्स ज़्यादा खाते हैं, तो उसका सप्लीमेंट क्या हो सकता है? बच्चे क्या गर्भ से सीख के आए थे पैकेट फूड खाना? सीखा तो यही है सर। यही सीखा। क्यों सीखा? कभी गौर कीजिएगा। माँ नहीं चाह रही थी बच्चा डिस्टर्ब करे, उसको मोबाइल दे दिया, टीवी ऑन करके दे दिया, वहाँ पे ऐड चला, बच्चों के कार्टून या बच्चों के इंटरेस्ट के जो टीवी प्रोग्राम चल रहा है या मोबाइल पे चल रहा है, उसमें देखिए ऐड क्या आता है, फास्ट फूड का या पैक्ड फूड का, यही ऐड आता है। क्योंकि कंज्यूमर साइकोलॉजी से उनको पता है कि बच्चे क्या देखेंगे, आपने अट्रैक्ट किया। अब बच्चों में ये आपने बचपन से डेवलप कराया कि तुम इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, पहला। दूसरा, जो बाहर रह रहे हैं, खा रहे हैं सारी चीजें, ये एक कंफर्ट जोन का तरीका है। तरीका है। क्या आज के पहले जब पैक्ड फूड नहीं था हिंदुस्तान में तो लोग जिंदा नहीं थे? अब ये इसको ऐसे समझने की जरूरत है, फूड इंडस्ट्री किस तरह से, फूड इंडस्ट्री ने क्लेम किया कि जो अकाल के कारण लोग मरते थे खाना की कमी कारण, उसको हम इम्प्रूव करने वाले हैं। अच्छी बात थी, खाना सबको मिलना चाहिए, लेकिन उसमें उन्होंने शेल्फ लाइफ बढ़ाने का कॉन्सेप्ट लाया। शेल्फ मतलब अलमीरा, SHELF, शेल्फ, लेकिन सेल्फ लाइफ SELF कम कर दिया। ये तो नहीं बताया उन्होंने। क्यों? उसमें आपने फाइबर हटा दिया। कोई भी प्रकृति जब खाने की चीज बनाती है तो एज इट इज बनाती है। अगर गेहूं है एज इट इज खाएं, मतलब चोकर के साथ आटा खाएं, चावल एज इट इज खाएं बिना पॉलिश के खाएं, फल छिलके के साथ खाने के लिए। अंडे का बहुत बड़ा रिसर्च चलता रहता है कि वाइट खाओ, योग हटा दो। अब फिर रिसर्च आ गया ना कि एग वाइट के साथ योग खाओगे तभी फायदा है। ये भी तमाशा चला था। हाँ, ये तो स्पेशली सर जिम वाले सारे यही बताते हैं कि वो है। जो बीच वाला पार्ट होता है उसको अलग करके ही खाना चाहिए। एब्जॉर्प्शन तभी होगा, कुछ विटामिन ट्रिप्टोफैन उसी में मिलेगा एग योग में, और उससे गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, एक्सेप्ट कुछ जेनेटिकली डेफिशिएंट होते हैं उनको छोड़ दीजिए, तो आपके कोलेस्ट्रॉल में एग योग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करता है। रिसर्च आ गया फिर से। फिर क्या आया था बाजार बाद में कि मस्टर्ड ऑयल खराब है, रिफाइंड ऑयल क्योंकि मार्केट करना था, घी को भी खराब किया। फिर रिसर्च आ गया, रिफाइंड आउट हो गया। तो ये बाजारवाद है। अमेरिका का GDP हमसे कितना ज्यादा है ना? उस GDP का 17.8% अमेरिका खर्च करता है हेल्थ बजट पे। फिर भी अमेरिका का हेल्थ केयर कोलैप्स है। क्यों? फूड लॉबी। अमेरिका के सारे स्कूल में ये फास्ट फूड की जो कंपनी है उसका चेन काम करता है, बच्चे फास्ट फूड खाते हैं। हॉस्पिटल में, जो कि हिंदुस्तान में भी है, हॉस्पिटल के अंदर फास्ट फूड कंपनी फूड सर्व करती है, तो यही सर्व करेगी। उसके ऊपर से शुगर इंडस्ट्री,
हर फूड में शुगर इंडस्ट्री का दबदबा है। आप नमकीन का पैकेट उठाएं, उसमें देखिए लिखा होगा एडेड शुगर। तो शुगर क्यों ऐड किया आप नमकीन खाने वाले? इसलिए शुगर मेक यू एडिक्ट। सर टेस्ट में भी आई थिंक फर्क आता होगा। एडिक्ट बनता है ना, इंसान एडिक्ट होता है शुगर के लिए। शुगर डाल के एडिक्ट किया, लेकिन नमकीन आपको खाना तो नमक की मात्रा बढ़ा दी, हाई सॉल्ट हाई शुगर कर दिया, आपको एडिक्ट बना दिया। अमेरिका में और क्या हुआ, इसके अलावा फूड लॉबी आ गई। ये अब फार्मा लॉबी इंतजार कर रहा है कि फूड लॉबी, शुगर लॉबी तुम बीमार बनाओ, फार्मा लॉबी इंतजार कर रहा है मैं दवाई बेचूंगा, हॉस्पिटल लॉबी इंतजार कर रहा है तुम हमारे पास आओगे, ठीक। और इसके ऊपर बैठा है टोबैको लॉबी, जो एडिशनल और कह रहा है तुम एडिक्ट हो रहे हो तो टोबैको का भी एडिक्ट हो जाओ। पूरा हेल्थ केयर कोलैप्स हो गया अमेरिका का। ऐसा फूड खाने से, जो जंक फूड, या मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके का जो पैकेजिंग फूड है, ये खाने से लोगों को, बच्चों को, आजकल जो जेनजी जनरेशन है उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम और भी कई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि एक्नेस की, बहुत एक्स्ट्रा एक्नेस की होते तो पहले भी थे लेकिन अब ज़्यादा हो रही हैं प्रॉब्लम्स। तो वो सारी चीज़ें कैसे ठीक की जा सकती हैं, अपनी लाइफस्टाइल में कैसे चेंजेस लाया जा सकता है आजकल के बच्चों को, जिससे ये प्रॉब्लम्स ना हो, प्रिक्योर हो जाए? उसको पहले मैं कंप्लीट कर देता हूं। अब उसके कंपैरिजन में इंडिया की स्थिति देखिए। हमारा जीडीपी कितना कम है, उस जीडीपी का सिर्फ 1.9% हमारा हेल्थ बजट है। अगर सेम फूड इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री को हमने पनपने दे दिया, पनप तो रहे ही हैं, अगर पूरी तरह पनप चुका, ऑल्दो आप लोग जैसे पॉडकास्टर, हम लोग जैसे अवेयर करने वाले लोग, हम अवेयर कर रहे हैं कि उस पर मत जाओ, कि इंडिया के पास अपना फूड है, तो हेल्थ केयर इंडिया का क्या होगा आप समझ रहे हैं, सारे बीमार होंगे। अब आपने जो बात कही पीसीओडी, एक्नी, अब मैं आता हूं उस पर। ये जो समस्या बढ़ी, पीसीओडी इतना कॉमन हुआ, क्या पहले था? आप पहले नहीं आप था। इमेजिन कीजिए जब आप बच्ची होंगी, नहीं था पीसीओडी नहीं कॉमन? था सर, नहीं अब था। बढ़ा, क्या हुआ? जो प्रोसेस्ड फूड किया गया, फाइबर हटाया गया और शुगर ऐड किया गया, ठीक। अब जैसे ही इस तरह का खाना इंसान खाएगा तो सडन ग्लाइसेमिक लोड, मतलब ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा बहुत तेजी से। ऊपर से मैपल सिरप, कॉर्न सिरप और ऐड कर दिया जाता है, फ्रुक्टोज कंटेंट भी बढ़ा। ये सब फैटी लिवर कराता है, और जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो इंसुलिन जो हार्मोन है ग्लूकोज को डाउन करने के लिए, इंसुलिन स्पाइक लेता है कि ग्लूकोज को अंदर डालो। अब बॉडी को इतनी जरूरत थी नहीं, तो ये फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाता है। एट द सेम टाइम जितनी बीमारियां आप जानती हैं उसके लिए इंसुलिन स्पाइक प्रोमोटर है। कैंसर, हार्ट डिजीज, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, पीसीओडी, एडीडी, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, अल्जाइमर डिजीज, सबके पीछे रीजन को क्या है? मेन रीजन शुगर। अब पीसीओडी जो बच्चियों में हो रहा है, लोग समझ रहे हैं प्रॉब्लम एस्ट्रोजन की है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एब्नॉर्मल हुआ, लेकिन हुआ क्यों? इंसुलिन के कारण। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया बॉडी में, ओवरी अब इंसुलिन सेंसिटिव नहीं है। तो क्या हुआ, जब फॉलिकल जो ओवम जिसको कहते हैं, अंडे जब निकलने होते हैं ओवरी से, तो उसको रप्चर होना चाहिए, फूटना चाहिए। इंसुलिन सेंसिटिव नहीं था, वो आके रुक गया, तो सिस्ट बना। एक सिस्ट, दो सिस्ट, मल्टीपल से, पॉली मींस बहुत सारे सिस्ट, सिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो मतलब ओवरी से ओवम नहीं निकल रहा है, सिस्ट बना बना के रुक जा रहा है बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब गायनेकोलॉजिस्ट के पास बच्ची गई इलाज के लिए, गायनेकोलॉजिस्ट ने उसको एस्ट्रोजन दे दिया, बढ़ा दिया। तो ठीक है, इस लेवल पे जितना बॉडी अपने आप एस्ट्रोजन पैदा कर रहा था, उससे ओवम नहीं निकल रहा था। अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के बैलेंस को आपने ठीक करके निकाल दिया, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ गया। तो ये विशेष साइकिल में बच्ची फंस गई। तो सर हाँ, इसका तो मैं बता रहा हूँ फिर क्या होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस, एस्ट्रोजन, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता गया, बच्ची को एक्ने, हिरसुटिस, बच्चे को दाढ़ी जैसे बाल निकलने लगे, हाथ में बाल निकलने लगे। क्यों? कि ऐसी बच्ची इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है, लेकिन जड़ पे कोई काम नहीं कर रहा है। अब ऐसे बच्चियों को क्या कराना है, ट्रायल में आप करके देखिए। उस बच्ची को शुगर बिल्कुल बंद कर दें, ऑल फॉर्म ऑफ शुगर इंक्लूडिंग जूस, फ्रूट जूस लोग कहते हैं फायदा होगा, बंद कराइए पहले। लेकिन आजकल के बच्चों को सर नीड होती है, जैसे कि मतलब मेरे टच में जो बच्चे हैं 10th 11th क्लास वाले जो हैं, मतलब घर में भी हैं, बाहर भी टच में जो हैं, उनको क्या होता है कि जैसे पैकेट जूसेस हो गए, चॉकलेट्स हो गई, ये सब चीज़ें खाना अच्छा लगता है, मतलब उनकी नीड होती है, मुझे ये खाना है, मुझे मन कर रहा है खाने का। शुगर जब बोलता हूँ तो दैट इज सुक्रोज, 1 मोलिक्यूल ग्लूकोज, 1 मोलिक्यूल फ्रुक्टोज। ग्लूकोज भी, फ्रुक्टोज भी, मतलब सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब इज अल्कोहल फॉर द चिल्ड्रन।
देखिए लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है जब मैं ये बात कहता हूँ, अल्कोहल फॉर द चिल्ड्रन, बच्चे तो अल्कोहल पीने नहीं गए, छोटे बच्चे, लेकिन एडिक्ट हुए शुगर के। आप देखिए बच्चे उन्हीं चीज के लिए लालायित रहेंगे जिसमें शुगर ज्यादा है। शुगर जब हम खाते हैं तो ब्रेन में एक रिलीज होता है डोपामिन, एक मॉलिक्यूल, डोपामिन को कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ मोर। ये बार बार कहेगा और खाओ और खाओ। किन किन जगह डोपामिन रिलीज होता है? शुगर, इसलिए लोग टी, चॉकलेट, कॉफी, शुगरी ड्रिंक, इस तरह की चीजें खाते हैं। स्मोकिंग, कॉफी, अल्कोहल, सेक्स, पोर्नोग्राफी, ऑनलाइन सर्फिंग, जो आप सोशल मीडिया चेक करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, इसमें डोपामिन रिलीज होता है। इसको मॉलिक्यूल ऑफ मोर के चक्कर में ब्रेन बार बार क्रेव करता है। और कोई इंसान जैसे एक डोपामिन का सर्ज को छोड़ना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल पे लगा हुआ था, मान लीजिए घर का कोई मेल मेंबर लगा हुआ था, आपने जाके डांटा कि 1.5 घंटे से तुम मोबाइल पे लगे हो, खाना ठंडा हो रहा है, तो सडनली उठेगा, ओह अच्छा 1.5 घंटा हो गया, लेकिन उसका डोपामिन क्रैश हुआ, गिर गया, उसको एंजॉयमेंट मिल रहा था, गिरा, अब जाएगा फ्रिज में पहले कोई चीज करे, मीठा उठा खा लेगा। हाँ ऐसा होता है सर, बिल्कुल सही कह रहे वो हैं। डोपामिन फुलफिल किया हाँ, दूसरी जगह से। आपने कहा तंबाकू छोड़ दो, तो सिगरेट पी लेगा, सिगरेट छोड़ दो अल्कोहल ले लेगा, मतलब उसको डोपामिन कुछ ना डिपेंडेंट हो कुछ गया, ऐसा, हाँ डोपामिन डिपेंडेंट हो गया। तो बच्चों को एडिक्ट किया गया शुगर से, नंबर 1। क्यों मैं कह रहा हूं अल्कोहल एडिक्टिव? नंबर 2, अल्कोहल कॉजेज फैटी लिवर, शुगर कॉजेज फैटी लिवर। नंबर 3, अल्कोहल इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर, शुगर इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। इस तरह से डिपेंडेंसी क्यों बढ़ाई गई? पूरी फूड इंडस्ट्री इसी पे चल रही है कि अपने कस्टमरों को कैसे हम एडिक्ट बना के रखें, ये हमारा पर्टिकुलर ब्रांड खाएं। जैसे उदाहरण के तौर पे भारत में आलू चिप्स बनाने की परंपरा थी आलू के सीजन में, आप उस आलू चिप्स को परोसें घर में सामने तल के, और पैकेट से निकाल के दूसरे आलू चिप्स को, मतलब बच्चे को पता ना हो कौन पैक्ड है कौन घर का है। अब सर, देखिए वो बच्चा तो वही देखने में खाएगा, पता चल जाता है। मतलब नए बच्चे की बात करो, एक्सपेरिमेंट करिए, बच्चा उसके लिए एडिक्ट होगा जो पैक्ड है, घर वाले ऐसा के ही लिए होता है, हाँ, तो हाँ। चिप्स से एडिक्ट नहीं हुआ बच्चा, उसके कंटेंट से एडिक्ट हुआ। घर वाले चिप्स में सिर्फ आपका पोटैटो है और नमक है, बाहर वाले में शुगर भी है, यही डिफरेंस था, एडिक्ट हो गया आपका बच्चा। तो हमें बच्चों को अवेयर करने की जरूरत है, बच्चे हमसे ज्यादा अवेयर है, हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए, बच्चों को कैसे समझना चाहिए। जैसे दूध उफान मार रहा था, आप क्या करती हैं? थोड़ा पानी छिड़कती हैं ठंडा और प्लेट रख के हाथ रख देती हैं, उफान रुक जाता है। बच्चे हमारे वही हैं, एनर्जी उनमें उफान मार रहा है। आज हम पेरेंट्स उनके सर पे हाथ रखने को तैयार नहीं है। उफान मार रहा है, तुम और लो, मोबाइल ले लो, पैसे ले लो, खाना ले लो, जो मर्जी है ले लो, मुझे मत तंग करो। रिमेंबर, एवरी जनरेशन इज अ स्मार्टर, बेटर एंड मोर इंटेलिजेंट देन प्रीवियस जनरेशन। ये तो है सर। तो उनको हमें संवारना है, सहेजना है, उनको डिस्टॉर्ट नहीं करना है। उनको डांट के अगर कहेंगे छोड़ दो, नहीं मानेंगे। लॉजिकल जनरेशन है, रेशनल जनरेशन है, उनको लॉजिक बताइए, साइंस क्या है इसके पीछे। जिस दिन बच्चे समझ गए साइंस को, अनेकों बच्चे जिन एज की बात कर रहे हैं, अनेकों बच्चे मेरे संपर्क में आते हैं, उनके पेरेंट्स मिलवाते हैं, कभी मैं ऑनलाइन करता हूं, छोड़ चुके हैं। वो बड़ों को टोकते हैं कि आप क्या खा रहे हैं, दिस इज पॉइजन। और साइंस जितना मैं बताता हूं उसके बियॉन्ड जाकर रिसर्च करके साइंस का पॉइंट्स बताते हैं उनको कि देखिए इसमें ये है, आप गलत कर रहे हैं। हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं। सर पीसीओडी एक तो खाने से रिलेटेड तो हो ही गया कि भाई हमें अच्छा फूड खाना चाहिए, लेकिन पीसीओडी की और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और कैसे क्योर कैसे कर सकते हैं इसको, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा है ये। पीसीओडी की मेन प्रॉब्लम तो यही हुई। दूसरी प्रॉब्लम जो थायराइड और पीसीओडी दोनों में रिस्पॉन्सिबल है, वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक में बिस्फेनॉल ए थैलेट्स जो निकलता है, एंडोक्रीन डिस्टरप्टर है। एंडोक्रीन जो हमारा हार्मोन बनाता है, डिस्टरप्टर, उसको डिस्टर्ब करता है। इसीलिए ऐसे बच्चों में थायराइड की समस्या, ब्रेस्ट में छोटी छोटी गठाने होती हैं जो दर्द पेनफुल होता है, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये सारा एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ऑर्गन है। तो जब भी बच्चे प्लास्टिक एक्सपोजर में ज्यादा रहेंगे तो एंडोक्रीन डिस्टरप्शन होगा। अब इमेजिन कीजिए, जब मैं बोलता हूँ प्लास्टिक, लोग इमेजिन करते सिर्फ प्लास्टिक पानी की बॉटल, नहीं, आप देखिए कितनी जगह आप प्लास्टिक से घिरे हैं। धीरे धीरे अपने जीवन से हटाइए। कैसे हटा सकती हैं? एक छोटी प्लेट पीतल की, एक चम्मच और एक पानी का ग्लास या बॉटल आप लेके चले अपने बैग में। मेरे बैग में जैसे अभी भी पीतल की, मतलब इनर्ट, स्टील की रख ले, एनी इनर्ट मटेरियल, कांच का टूटने का डर हो, कैरी करेंगे ऑफिस में, स्कूल में, ये रख लें। कोई भी खाना आप उसमें निकाल के खाएं, पानी आप अपने बॉटल में भर के पी लें। तो प्लास्टिक का कंजम्पशन अच्छा, जैसे चाय के लिए स्ट्रॉ करते हैं,
ना करें, आप अपने ग्लास में चाय ले लें, उसमें पी लें। ऐसे करते करते देखेंगे एडिशनल प्लास्टिक का लोड आपके जीवन से कम होने लगा। प्लास्टिक एंडोक्राइन डिसरप्शन करा रहा है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करा रहा है, जिसके कारण अर्ली एज पे झुर्रियाँ आने लगी लोगों को। इस तरह की प्रॉब्लम जो मैंने बताया, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होने लगा, ये सब हट जाएगा आपकी लाइफ से। एडिशनल स्ट्रेस जो यंग बच्चों में हो रहा है, स्ट्रेस भी हार्मोन डिस्टर्ब करता है, वो भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का एक कारण है। तो सर वो पता कैसे चलेगा, जैसे अगर पेरेंट्स जानना चाहें कि बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है या बच्चों को स्ट्रेस की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो कैसे पता चलेगा? देखिए, एक सिर्फ स्ट्रेस की वजह से नहीं होगा, डाइट भी एबनॉर्मल हो, प्लास्टिक एक्सपोजर भी हो, स्ट्रेस भी हो। तो स्ट्रेस अगर इंसान है तो स्ट्रेस होगा। अगर आप कहेंगे कि जीरो स्ट्रेस में कोई होगा, नहीं, इंसान है तो स्ट्रेस होगा। क्यों? लाइफ इज ए रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर जैसे ऊपर जाता है तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा। तो जब नीचे आता है तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि स्ट्रेस होगा। उसके बाद ईसीजी जो हम लोग करते हैं, डॉक्टर देखते हैं उसमें ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे होगा। दैट इज ह्यूमन लाइफ। हमें बच्चों को इसके लिए रिसेप्टिव बनाना है कि जीवन में उतार चढ़ाव आता रहेगा। एग्जाम में अगर स्ट्रेस होगा, अपने अंदर इम्पैक्ट मत होने दो। बच्चों से कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन, देखिए, वर्ल्ड्स रीजन बिहाइंड वर्ल्ड्स मैक्सिमम प्रॉब्लम इज ईदर लैक ऑफ कम्युनिकेशन और बैड कम्युनिकेशन। महाभारत क्यों हुआ? बैड कम्युनिकेशन, गलत बातों की वजह से, गलत बातों की वजह से, या लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आज आप मेरे बारे में कुछ सोच के बैठ जाएं, आप मुझसे ना पूछें, पता चला वो बात ही नहीं सच थी। क्योंकि सोच तो किसी की भी किसी के लिए कैसी भी हो सकती है। इसलिए बेहतर कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन सबसे बड़ा ब्रिज है। बच्चों से तो कम्युनिकेट करना ही करना है। बच्चों को आप दोस्त की तरह इतना ओपन कर दें कि कोई भी बात आपसे साझा करने से वो हिचक ना करें। जैसे अभी चर्चा में हो रहा था कि बच्चों से सेक्स रिलेटेड बातें और ये बातें करने में क्यों आप हिचकते हैं? हम सबकी उत्पत्ति वहीं से हुई। मतलब रीजन यही है कि हमने अपने पेरेंट्स को देखा है कि वो हमसे हिचकते थे, तो आज हम थोड़ा सा बच्चों से हिचकते हैं। आप वैसे तो बहुत ओपन हो चुके हैं, भी हिचकेंगे, लेकिन फिर भी तो कोई जनरेशन तो तोड़ेगा। और हमारा जनरेशन इस मामले में बहुत सही है, क्योंकि हमने बैलगाड़ी से जेट तक देखा, हमने पोस्ट कार्ड चिट्ठी से व्हाट्सएप के ब्लूटूथ तक देखा है। तो हमारा जनरेशन तो एक ट्रांसफॉर्मर जनरेशन है। तो हमें तो गैप भरना है, और गैप सिंपली हम इसलिए भर सकते हैं, कोई विरोध विद्रोह करने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझने की जरूरत है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी भी समझ रहे हैं और हम अपने एंशिएंट को भी समझ रहे हैं। लेकिन सर, जब बच्चा हमसे कोई भी बात कैसी भी करता है, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं इसलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रही हूँ कि जब बच्चा कोई भी ऐसी बात बोल देता है जो पेरेंट्स के आगे कई बार ऐसी हो जाती है कि नहीं सुनने वाली होती या नहीं बात करने वाली होती है, हमें ऐसा फील हो जाता है, उस पर रिएक्शन कैसा देना चाहिए? जैसे इसके लिए आप एक उदाहरण बताएं कि ये अगर बच्चे ने ये बात कही तो कैसे? उदाहरण सर, कोई भी, जैसे कि अभी सेक्सुअली हमने बात करी, तो अगर इसी बारे में बच्चा खुल के हमसे बात करना चाहता है, अब हमने भी कोशिश करी लेकिन नहीं कर पाए, हम वैसा वाला नहीं कर पाए, और बच्चा बोले जा रहा है, ठीक है, वो अपना नॉर्मल वे में बोल रहा है, वो बिल्कुल ईजी बोल रहा है, फिर पेरेंट्स कैसा रिएक्ट करें? बिल्कुल, अब इसमें मनोविज्ञान को समझिए कि बच्चा क्यों बोल रहा है, कि उसको अभी इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं, इसलिए समझता नहीं सेक्स कोई सेक्योर्ड या प्राइवेट चीज है, उसको एक नॉर्मल चीज लग रही है, जैसे और एक्टिविटी है, सेक्स भी एक एक्टिविटी है। जो एडल्ट है उसको पता है कि इसमें कुछ चीजें ऐसी जो छुपाने या पर्दे के पीछे होनी चाहिए, यही है। आप इसको विज्ञान का सहारा लेके जहां तक बच्चा जान रहा है उसके बियॉन्ड जाके समझाएं। जैसे किताब में डायग्राम खोलें, इंटरनेट पे डायग्राम खोलें और बच्चे को समझाएं कि जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्गन, ये सेक्स ऑर्गन होते हैं। इंसान की उत्पत्ति माँ का ओवम, पिता का स्पर्म मिलता है, ऐसे छोटा 2 सेल का बच्चा बना, उससे बड़े होते होते एडल्ट बच्चा बनता है, माँ की गोद में रहता है। बच्चा कहेगा कि इतना बढ़िया प्रोसेस है, सेक्स सिर्फ दबाने के कारण सेक्स बुरा है। सृजन की पूरी व्यवस्था उसी सेक्स पे बनी है। चिड़िया चहचहा रही है एक दूसरे को रिझाने के लिए, सेक्स ले आकर्षित हो ताकि नेक्स्ट प्रोजेनी आए। फूल खिल रहे हैं, भंवरे उड़ रहे हैं, इसको आप सुंदरता कहते हैं, सेक्स को विरोध करते हैं। अब देखिए, 2 ही चीज है, कोई भी जीव जंतु 2 ही चीज के लिए काम करता है, इंडिविजुअल सर्वाइवल एंड प्रोजेनी सर्वाइवल। ठीक, इंडिविजुअल सर्वाइवल के लिए आपको क्या दिया गया? भूख, कि आप खाना खाएंगे ताकि आप जीवित रहें।
तो खाना खाना अच्छा लगेगा। अब मान लीजिए कि आपने सेक्स की बात कही, मान लीजिए सेक्स की इच्छा, शॉपिंग की इच्छा, घूमने की इच्छा, आप किसी भूखे व्यक्ति को कह के देखो, कहेगा कुछ नहीं, मुझे खाना दो। जब पेट भरेगा तभी कोई इच्छा जाहिर करेगा। इंडिविजुअल, व्यक्तिगत सर्वाइवल। दूसरा प्रोजेनी सर्वाइवल। प्रोजेनी सर्वाइवल के लिए सेक्स जरूरी है, संपर्क संबंध जरूरी है, तो इसमें भी डोपामिन रिलीज होता है ताकि उसको अट्रैक्टिव बना के रखा, ताकि इंसान सेक्स में इन्वॉल्व हो सके। जिस दिन डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाए, कोई भी इंसान सेक्स नहीं करेगा, वो स्पेसीज खत्म हो जाएगी। तो ये दो चीजों पे बात करने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सत्य है, सर्वाइवल इंडिविजुअल के लिए, सर्वाइवल स्पेसीज के लिए। सर, आजकल की जनरेशन में जो कैंसर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं और बहुत एक्सेस में बढ़ रही हैं, हार्ट अटैक्स एक्सेस में बढ़ रहे हैं, तो इनके लिए प्रिक्योर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और ये सिम्टम्स, जैसे कि कोई भी एक 35-40 साल के पुरुष या स्त्री हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करें और किस तरीके से अपने आप को प्रिक्योर करें, ताकि ये हार्ट अटैक जो इतना ज़्यादा बढ़ गया है और कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आजकल बहुत जल्दी जल्दी ज़्यादा सुनाई देता है, वो कम से कम हो। बढ़ने का कारण सिर्फ जीवन शैली है। जैसे उदाहरण के तौर पे हार्ट अटैक पे चलें, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे क्या वायरल हुआ था? जिम कर रहे थे, हार्ट अटैक हो गया, ये हुआ? या फिट हैं, हार्ट अटैक कैसे हो गया? फिजिकली फिट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप इंटरनली मॉलिक्यूल लेवल पे या ऑर्गन लेवल पे फिट हैं। एक्सरसाइज की पहले बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम लोग कोविड के बाद एक्सरसाइज के लिए फ्रीक हो गए बहुत ज़्यादा, और एक्सेसिव एक्सरसाइज करने लगे। रिसर्च पेपर कहता है कि एक्सेसिव जिमिंग, एक्सेसिव एक्सरसाइज हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है। क्यों? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS जनरेट होता है, जो खून की नलियों में सूजन कराता है और क्लॉट बना देता है। तो एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए? योगा बेस्ट है। एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए? उसका फॉर्मूला मैं देता हूँ, FARB। जिस एक्सरसाइज में फ्लेक्सिबिलिटी हो, एरोबिक्स हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो, बैलेंसिंग हो, ये चारों कंपोनेंट हो, बेस्ट एक्सरसाइज है। बेस्ट है योगा, सेकेंड है स्विमिंग, थर्ड है साइकिलिंग। इसी में न्यूयॉर्क में एक स्टडी हुई, 10 एक्सरसाइजेज को लिए मैराथन रनिंग लास्ट है। कहा कि इसमें रिस्क ज्यादा है, फायदे कम है। तो एक बात हुई हार्ट अटैक, कैंसर। कंफर्ट जोन इंसान ने एक्वायर कर लिया, हर चीज का कंफर्ट जोन। पैदल चलना नहीं है, सीढ़ियां चढ़ना नहीं है, ठीक है, आप टेक्नोलॉजी का सहारा लें, लेकिन अगर आप अपनी शारीरिक गतिविधि को सुबह एक्सरसाइज के फॉर्म में, योग के फॉर्म में कर लेते हैं, आप लिफ्ट से चले जाएं। अदरवाइज एक बहाना रखेंगे, सीढ़ियां चढ़ना चलने का बहाना हो जाएगा, पैदल चलना चलने का बहाना हो जाएगा। मतलब फिजिकल एक्टिविटी होना होमोसेपियंस के हमारे जीन में है कि हमें चलना पड़ेगा। खाने के लिए पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, कंफर्ट जोन की वजह से हमने किया, किचन में खाना नहीं बनाना है, जितना डाइटरी फाइबर हमने निकाल दिया, प्रिजर्वेटिव डाला, हाई शुगर कंटेंट किया, कैंसर और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा दिया। बीच में चला था फैट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हार्ट अटैक के लिए, शुगर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हार्ट अटैक के लिए। जॉन यटकिन 1976 में उसने किताब लिखी, उसको दबा दिया गया, प्योर वाइट एंड डेडली किताब का नाम था। शुगर के लिए लिखा था कि सिंथेटिक प्योर वाइट, चमकीला एंड डेडली है, इंसान को मारेगा। क्योंकि वहां शुगर लॉबी उस समय डोमिनेट कर रही थी, इसकी किताब को दबाया गया। अब इसकी किताब फिर से पॉपुलर हो रही, मार्केट में आई है कि फैट इज नॉट द मेन कल्प्रेट, शुगर इज द मेन कल्प्रेट फॉर ऑल डिजीज इंक्लूडिंग हार्ट अटैक। उसको ठीक करना है। चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन कमर की लाइन से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब वेस्ट लाइन शुड बी लोअर देन चेस्ट लाइन। 36 अगर ये है तो ये 30 होना चाहिए। इस पे ध्यान दें। सेंट्रल ओबेसिटी, टेक्निकली इसको कहते हैं पेट पे या हिप्स मोड़ा सेंट्रल ओबेसिटी। आज क्या होता है, बच्चा जब यंग होता है स्ट्रेट सीधा होता है, जैसे से बड़ा होता है उत्तर प्रदेश उसका खाली हो जाता है, मध्य प्रदेश बड़ा हो जाता है और दक्षिण प्रदेश लड़खड़ा जाता है, तो घुटने बदल दिए। अभी मैं आपसे यही कहने वाली थी कि कहते हैं कि सारी बीमारियां पेट से होती हैं, तो ये सच है या मिथ है? ये हमारे पूर्वज आसान बनाने के लिए ऐसा कह दिया, लेकिन एक तो ओबेसिटी हो गया, दूसरा पेट के अंदर गट माइक्रोबायोम, 30 to 70 ट्रिलियन गट बैक्टीरिया है हमारे पेट के अंदर, जो एक तरह से हमारा पालतू है। आप एक कुत्ता पालती हैं, खाना देती हैं उसको, लेकिन गट बैक्टीरिया के बारे में क्या हमारी अवेयरनेस है? गट माइक्रोबायोम, गट को माइक्रोबायोम को है सेकेंड माइंड। एक माइंड हमारा ऊपर है और एक माइंड गट के अंदर है। अब एक कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन,
तो बड़ी छोटी सी ये बात तो बड़े लगती है, लोग ही बोला बड़े लोग करते बोला थे। करते थे, लेकिन इसका साइंस यही है। गट माइंड एक्सिस एक चेन है कि जो हम खाना खाते हैं उसके कारण बैक्टीरिया जो केमिकल बनाता है वो हमारा मूड डिसाइड करता है। अगर आप प्रोसेस्ड फूड, हाई शुगरी फूड खाएंगे तो गट बैक्टीरिया ऐसे केमिकल बनाएगा जो आपको इरिटेबल बनाएगा, अटेंशन नहीं है, बच्चों की एकाग्रता नहीं आएगी। अगर खाने में आपका फाइबर है, सब्जियां हैं, साग है, तो गट बैक्टीरिया उस फाइबर को डाइजेस्ट करता है। इंसान डाइजेस्ट नहीं करता, सेलुलोज नहीं है हमारे, सेलुलेज, उसमें सेलुलोज होता है। तो गट बैक्टीरिया उसको ये करके फ्री फैटी एसिड बनाता है, जो और कुछ ऐसे तत्व हैं ट्रिप्टोफैन, उसको सेरोटोनिन बनाता है, तो हैप्पीनेस मॉलिक्यूल देता है। तो ऐसा इंसान खुश रहेगा। तो ये सच है कि पेट से मैक्सिमम बीमारियां जनरेट होती है, एक नहीं अनेकों बीमारियां, सोर्स पेट है। सर कहते हैं कि आप सोचने से भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सोचने से भी बीमारियां हो जाती हैं। क्या ऐसा भी होता है कि हमने सोचा हमें ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ये वाली बीमारी ना हो जाए, उससे भी ऐसा कोई देखिए, फर्क डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं है, एक लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में ऐसा माना जाता है, लेकिन साइंस को डायरेक्टली रिलेशन नहीं रखता कि आप सोचेंगे मुझे कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है क्या कि ऐसा व्यक्ति, इसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, कि ऐसा इंसान डरा रहता है मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है। ऐसा व्यक्ति जनरली 24 के 24 घंटे इवन ड्यूरिंग स्लीप स्ट्रेस रह रहा है। स्ट्रेस रहने के कारण उसका न्यूरो हार्मोनल बॉडी का जो ब्रेन अलॉन्ग विथ हार्मोन्स, इसको जो ठीक करने का, सुचारू रूप से चलाने का, डिस्टर्ब हो जाता है। ये डिस्टर्बेंस लीड करता है हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर इनडायरेक्टली। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में, वो किसी न किसी चीज़ का सेवन चालू कर देते हैं, तंबाकू, सिगरेट, शराब, इस तरह की चीज़, वो एडिशनल रिस्क फैक्टर बढ़ा दिया, ये देखा गया। ऐसे व्यक्ति आमतौर पे खाने के लिए कंपल्सिव ईटर हो जाते हैं, मर्जी हुआ उठा के बिस्किट खा लिया, चाय पी लिए, स्ट्रेस हुआ जाके कुछ खा लिया, चॉकलेट खा लिया, ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों का डाइट भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक तरह से देखिएगा तो मन, अच्छा इसमें दो बातें हैं, क्या मन ऐसा हुआ इसलिए इंसान ने खाना खाया, या इंसान ने खाना खाया इसलिए बीमारी हुई? सोच, एग्जैक्टली उस इंसान की सोच ही ऐसी हो गई कि वो खाना ऐसा खाता है जो बीमार करता है। वो जानबूझ कर नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो इग्नोरेंट है कि मैं ये खा लूं बीमार होने के लिए, उसकी सोच ऐसी हो गई। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जैसे जो बोलते रहते हैं, मतलब मुझे लगता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो ज़्यादा कहते हैं मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे हो रहा है। आजकल तो फिर भी जो आजकल की जनरेशन है वो अवेयर है कि हमें ये सब चीज़ें बातें नहीं करनी चाहिए, हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने चाहिए, लेकिन जो आते हैं थॉट्स उनकी वजह से भी बीमार हो सकते हैं। ऐसा वो स्ट्रेस एक तरह का एंग्जाइटी है, और जो ओल्ड एज में होते हैं उनकी समस्या क्या होती है आप समझें इसको। 60-65 क्रॉस करने के बाद आपको हर 10 ईयर्स पे, बचपन से जब से होश आपने संभाला जोड़ लीजिएगा, हर 10 साल पे आपको कुछ ना कुछ एक असुरक्षा की नई भावना पैदा होगी। जैसे अब मैं पहले 20 साल में जैसे दिखती थी वैसी अब नहीं दिखती हूँ, शरीर बदल गया, असुरक्षा, चश्मा लग गया, असुरक्षा, बाल सफेद हो रहे हैं, असुरक्षा। तो सिमिलरली 60-65 के जब होते हैं तो उनको एक डर मौत का होता है, और एट द सेम टाइम अभी तक उन्होंने जो बनाया है उसको लूज करने की, पॉजिटिवनेस की जो फीलिंग है वो उनको घर कर जाती है। अब इसको कहाँ रिफ्लेक्ट करे? अटेंशन में रिफ्लेक्ट करेगा, दूसरों से अटेंशन चाहेगा, गिव मी अटेंशन। अब अटेंशन आप सबसे ज्यादा किस चीज में दे सकती हैं? अगर मान लीजिए वो इंसान कहता है कि देखो मुझे डर लग रहा है कि मैं मरने वाला हूं, तो क्या कोई नहीं मर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, टाल देंगी? कहेंगे मैंने इतना बनाया, घर बनाया, तुम लोगों को पढ़ाया, तो आप क्या बकवास एक ही चीज रोज लेके बैठ जाते हो। अगर उन्होंने कहा मुझे लगता है कैंसर हो रहा है, तो आप भी टेंशन में आ जाएंगी, जांच कराओ। ये अटेंशन खींचने का एक बुजुर्गों का तरीका है, क्योंकि इनसिक्योर्ड हैं कि शायद मेरी मौत जल्दी आने वाली है। इसी चीज के लिए मैं कहता हूं कि जो लोग आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूं। वो ऐसे इंसान को डरना सिखाते हैं, अपनी चीजों को पकड़ना सिखाता है। मैं कहता हूं आर्ट ऑफ डाइंग सिखाओ। डेथ सच है, मृत्यु सच है, कब होना है किसी को नहीं पता है, तो बेहतर है हर दिन हम ऐसे जिए कि जैसे मरना है। तो क्या करेंगे, हर दिन को हम जीने लगेंगे, और ऐसे इंसान को मौत अंतिम समय सेलिब्रेशन लगेगा, उसको भी मुझे सेलिब्रेट करना है।
सर लेकिन आजकल की जनरेशन में जैसे कि आपने कुछ ही सालों पहले देखा इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, इतने अभी रिसेंटली कल परसों में ही एक लेडी सेलिब्रिटी के हार्ट अटैक के कारण प्रॉब्लम हुई है। तो उनकी लाइफ में तो सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत ग्लैमरस है, फिर भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो फिर जिनको आप सेलिब्रिटी कह रही हो, हेल्थ पॉइंट से सेलिब्रिटी नहीं है। एक आमिर खान की मूवी आई थी, मुझे नाम भी ध्यान नहीं आ रहा है, चलती का आती क्या खंडाला, मूवी का क्या नाम था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो उसमें दिखाया आमिर खान एक चौल में रहता है, उसका जो अफेयर होता है लड़की वो किसी सोसाइटी में रहती है। जब जाता है उसके घर, देखता है उसके फादर और घर में जो, तो कहता है कि मैं तो सोचता था ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहने वाले बड़े खुश होंगे, इससे तो खुश हम चौल में रहने वाले हैं। हर समय अदर साइड ऑफ द स्टोरी बड़ी ग्रीन दिखती है। तो जिनका आप समझ रहे हैं, आप देखें किसानों को किसी को कहते हुए कि मैं बड़ा तनाव में, मतलब खेत में जो काम कर रहा है वो कहेगा कि मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज है, नहीं। जिसको सारी चीजें मिल जाएगी, मेंटल हेल्थ इशू उसी का होता है। तो जिनको आप सेलिब्रिटी कह रहे हैं पूरे टाइम स्ट्रेस में हैं, रात को जगे हुए हैं, सो नहीं रहे हैं, प्रोसेस्ड पैक्ड फूड खा रहे हैं, स्मोकिंग अल्कोहल उनकी लाइफ का बहुत कॉमन हिस्सा हो चुका है। तो प्रैक्टिकली वो सेलिब्रिटी नहीं है, उनके पास सब कुछ नहीं है। फिजिकली फिट आपको दिखते हैं क्योंकि फैट नहीं जमने दे रहे हैं बॉडी पे। अंदर उनका वही हाल है जैसे घर के अंदर आप कोई अंगीठी जलाएं, उसकी चिंगारी धीरे धीरे आपके कारपेट पे गिरते रहे, अपरेंटली आपको कारपेट तो इंटैक्ट दिखेगा, लेकिन जिस दिन आप उठाएंगे पता चलेगा तो पूरा जला हुआ है। उनके बॉडी के अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चल रहा होता है, सडनली एक दिन कुछ प्रेसिपिटेट होता है, वो चले जाते हैं। हम समझते हैं कि वो इतने फिट थे चले गए। उनका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ सारा डिस्टर्ब है। एक्सेप्ट कुछ ऐसे एक्टर एक्ट्रेस हैं जो मैं पर्सनली जानता हूं, उन्होंने अपनी लाइफ बदल ली है। फिजिकल फिटनेस, ध्यान, योग, मेडिटेशन, खाने का इंतजाम, कई लोग मेरे से ही चावल ये सब लेके यहाँ से जाते हैं, गेहूँ लेके जाते हैं। अपना खाने का, अपना रहने का एक तरीका डिफाइन कर लिया। इसके साथ ही मैं काम करूँगा, जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशनल। जैसे एक फिल्म के बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो दोस्ती है तो कभी फ़ोन कर लेते हैं, कभी मैं कर लेता हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि डे टाइम था, डे टाइम में ऑपरेशन में रहता हूँ, तो उनका फ़ोन आया, 2-3 घंटे दे के फ़ोन काट दिया। तो मैंने तुरंत कॉल किया कि भैया कंप्लीट तो करे। तो अरे नहीं डॉक्टर साहब, मुझे लगा कहीं व्यस्त होंगे, आप ही कर लिया कीजिए फ़ोन। तो मैंने कहा कि मैं तो इसलिए नहीं करता हूँ कि आप शूट में होंगे। बोले डॉक्टर साहब मेरा शूट का तो रीटेक हो जाएगा, लेकिन आप तो कैंसर सर्जन हैं, आप जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसका रीटेक नहीं होगा। सही बात मतलब उन्होंने अपनी जीवन को इतना समझा। हाँ, उन्होंने समझा आपको कि मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका वो है। अगर सेल्फ रियलाइजेशन इंसान कर ले तो ये सेलिब्रिटी वाकई सेलिब्रिटी हो जाएंगे। अभी तक सेलिब्रिटी नहीं है। पर्दे पे हम लोगों को ग्लैमर दिखाते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं। सर एक और क्वेश्चन लेना चाहूँगी आपसे, जैसे कि यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा है लेडीज़ में, वो किन वजहों की वजह से होता है और किस स्टेज से एक लेडीज़ को ध्यान रखना चाहिए जो वो ना हो? स्तन कैंसर और बच्चेदानी के अंदर, जिसको एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं, यूट्राइन कैंसर सिंपली, ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, जिसमें सेंट्रल ओबेसिटी, फास्ट फूड, सर्कैडियन रिदम डिस्टर्बेंस मतलब रात को जगना, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, हार्मोनल पिल्स, या लेट प्रेगनेंसी, बच्चा नहीं होना, कुछ लोग बच्चा नहीं करना चाहते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल, इनसे दोनों का संबंध है। बच्चेदानी के कैंसर जो अंदर का एंडोमेट्रियल कैंसर, वो आमतौर पर प्रेजेंट करता है पोस्ट मिनोपॉजल, मिनोपॉज हो गया उसके बाद ब्लीडिंग कभी हुई, ये एंडोमेट्रियल कैंसर। ऐसी महिला यूजुअली मोटी होगी, हाइपरटेंशन होगा, डायबिटीज भी हो सकता है। ये तीसरा है सर्विकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। ये ह्यूमन पेप्लोमा वायरस से संबंधित है। HPV एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है। मैक्सिमम औरतों में अगर वायरस आया तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको वॉश आउट कर देता है, खत्म कर देता है। 100 में से 66-67% पर 33% में जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो उसमें रिटेन हो जाता है, और यही वायरस आगे चल के सर्विकल कैंसर बनाता है। तो ऐसी महिलाओं को सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है, वेस्ट लाइन चेस्ट लाइन से कम रखना है, फाइबर खाने में बढ़ाना है, कार्ब कम करना है, एक्सरसाइज को इंक्लूड करना है, स्मोकिंग को करते हैं छोड़ें, ये सब हो गया।
सर्विकल कैंसर। अब तो वैक्सीन आ गया, वैक्सीन 9 से 12 साल की लड़कियों में रिकमेंडेड है। उसका कारण ये है जब संबंध स्थापित होने से पहले लड़की को अगर वैक्सीन लग जाए तो प्रोटेक्शन है। दूसरा, मेंस्ट्रुअल एटिकेट, मेंस्ट्रुएशन में कैसे पैड लगाना है, कब लगाना है, कब क्लीन करना है, इसका प्राइवेट पार्ट हाइजीन, इसका स्कूल से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। जी, होता ही है वैसे तो। हाँ। और दोनों को, लड़कों को लड़कियों को ब्रश करने की टेक्निक, ओरल हाइजीन, इसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसका ध्यान दें। जो एडल्ट लेडी हैं जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के एज ग्रुप से आगे निकल चुके हैं, उनको प्राइवेट पार्ट हाइजीन का स्पेशल ध्यान देना है, नंबर 1। नंबर 2, स्क्रीनिंग कराना है, पैप्स्मेयर सर्विकल कैंसर के लिए और सोनोग्राफी या मैमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर के लिए, इसको कराना है ताकि कुछ बदलाव हो तो डिटेक्ट हो। सर, जैसे कि आपने कहा कि सोनोग्राफी कराना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि डेली रूटीन के वर्क्स में लेडीज इतनी बिजी हो जाती हैं तो इनकी तरफ थोड़ा कम ध्यान दे पाती हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो उस केस में जब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जा रही, मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तब तो लेडीज जाएगी, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही, रूटीन वाला चल रहा है सब कुछ, और अंदर कुछ भी डेवलप हो रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा लेकिन डेवलप हो रहा है, तो उस केस में शुरू से क्या प्रिकॉशंस लें या क्या ऐसे सिम्टम्स जिससे उनको ये रहे कि हमें इस चीज में भी अवेयर रहना है। ब्रेस्ट कैंसर से उठाते हैं, कितने भी बिजी हैं, आज हर लेडी किसी न किसी ग्रुप से, संस्था से अटैच है, किटी पार्टी ग्रुप, क्लब ग्रुप, दिस ग्रुप, उसमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को आप लोग मिलकर प्रमोट करें। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ये महीने में एक दिन फिक्स डेट करें। प्री मेनोपॉजल लेडी, ब्लीडिंग चालू है, पीरियड चालू होने के 7वें दिन फिक्स कर लें। पोस्ट मेनोपॉजल कोई एक डेट फिक्स कर लें, उदाहरण के तौर पे बर्थडे को फिक्स कर लें, 12 है तो हर महीने 12 को ब्रेस्ट। तो उस ग्रुप में हर लेडी पोस्ट करे टुडे आई हैव डन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, दूसरी लेडी मोटिवेट होगी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का फायदा ये होगा कि उस लेडी को पता है कि मेरे ब्रेस्ट में ये पिछले महीने तक समस्या नहीं थी, इस बार एक गांठ महसूस हो रही है या कहीं सूजन महसूस हो रही है या निप्पल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, निप्पल का साइज चेंज हुआ, कुछ हो रहा है, तुरंत आप चाहें डॉक्टर को मिले, मैमोग्राफी या सोनोग्राफी। तो सर, ये मतलब एक नॉर्मल लेडी ये किस तरीके से पहचान पाएगी कि मेरे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं? थोड़ा लिटिल बिट तो होता है लेकिन पूरा नहीं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का तो अगर दर्शक चाहेंगे तो एक आपके साथ पॉडकास्ट करके उसको हमें सर्कुलेट करना चाहिए और सारे ग्रुप में इसको करना चाहिए कि एक लेडी ट्रेन हो, 10 लेडी को ट्रेन करे। इसके लिए प्रॉपर एक मेथड है, इसको प्रोपगेट, कुछ लोग सीखना चाहें तो ऑनलाइन भी उपलब्ध है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को करें। दूसरा कि हेजिटेट ना करें। फीमेल कई बार हेजिटेट करती है कि ये समस्या कैसे मैं शेयर करूं। तीसरा करती हैं कि घर के काम धाम में ध्यान देने में, पति की नौकरी, पति का बिजनेस, ट्रैवलिंग, बच्चों का एग्जाम, स्कूल, अपना हेल्थ इग्नोर करती है। लेडी घर की धुरी है, पिवोट ऑफ द फैमिली है, उनका हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेल मेंबर ऑफ द फैमिली वो इनिशिएटिव लें, क्योंकि हमारी लेडी, भारतीय लेडी, हमारी संस्कृति से जो निकली है, उनको देने की आदत है, सबके लिए कर देगी, अपने लिए नहीं सोचेगी। तो अब पुरुष वर्ग का काम है कि आगे बढ़ें और उनकी जांच, प्रिवेंटिव जांच और प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल चेंजेस मेल कराए। एक तो लेडी को अच्छा लगेगा, जैसे आप एनिवर्सरी पे, अपनी वाइफ के बर्थडे पे कुछ गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट ना दें, उनका लाइफस्टाइल चेंज के लिए उस दिन एक पैकेज दिलवा दें, कोई स्क्रीनिंग पैकेज दिलवाएं उनका। ये ज़्यादा आप केयर कर रहे हैं, क्योंकि अगर लेडी स्वस्थ रही और हैप्पी रही, घर वाकई स्वर्ग होगा। आइडिया बहुत अच्छा दिया है सर आपने लोगों को कि गिफ्ट देने के लिए भी इस तरीके की चूज करें तो वो लाइफस्टाइल अच्छा करेगा। सर, जैसे कि लेडीज को जब एक आपने एज बोली कि एक एज में 40-50 के एज में मोनोपॉज होता है, मोनोपॉज के बाद उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे, जैसे कि कभी घुटने रह जाते हैं, कभी पैरों में दर्द होने लग जाता है, वेरिकोन वेन्स होने लग जाती है, इन सब चीज़ों में प्रिकॉर हो? ये सारी चीज़ें वेट गेन से संबंधित है। घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, वेरिकोज वेन, सारी चीज़ें वेट गेन, ओबेसिटी से संबंधित है। एक तो भारत में थोड़ा मैंने जो देखा है ये है कि लेडीज शादी के लिए फिट रहती हैं, लहंगा पहने, उस दिन फोटो अच्छा आ जाए, तब तक हमें स्वस्थ रहना है और फिजिकली भी ठीक रहना है। शादी होते पहले, अब क्या है, शादी तो हो गई, ये एक अवधारणा है। आपको हर लेडीज जो पॉडकास्ट सुन रही हैं उनको अपने लिए फिट रहना है, स्वस्थ रहना है। आप अगर फिट रहेंगे पूरी फैमिली फिट रहेगी। एक दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी खत्म होती जा रही है। पहले हमारी माँ दादी
घर में पोछा भी लगा ले, झाड़ू, अब चलिए मशीन आ गई, टेक्नोलॉजी अच्छी बात है। तो आप इंटेंशनल योग करना, प्राणायाम करना, वॉक करना, ये अपने लाइफस्टाइल में करें। क्यों? मसल मूवमेंट जब होगा, मसल स्ट्रांग होगी, तो आपको वीकनेस नहीं होने देगी, ओबेसिटी नहीं होने देगी। और आगे बढ़िए, लेडीज जब सास बन जाती है तो बहू आ गई, बेटी आ गई, तो तख्त पे बैठी रहेंगी, पानी भी मांगेंगी, ये भी करेंगे। इससे क्या है, एक तो आप वही कैरी ऑन कर रही जो आपके साथ हुआ। हमारा जनरेशन इसको तोड़े और आप फिजिकली एक्टिव रहें, ताकि आपकी बहू आपको देख के रोल मॉडल समझे कि आज देखिए मेरी सास 60 की हो गई और ये भी फिट है, एक्टिव रहती हैं, ध्यान करती हैं, योग करती हैं, प्राणायाम करती हैं। मतलब हीरोइन ऑफ द फैमिली एल्डरली लेडी हो हमारी, स्वस्थ भी रहेंगी और रोल मॉडल भी बनेगी समाज के लिए। अपना ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। Self love। और सर, पुरुषों को लिए क्या करना चाहिए? पुरुषों को क्या करना चाहिए? चलो ये तो हो गई लेडीज की बात, लेकिन पुरुष भी हैं, देखो वो भी स्ट्रेस पे रहते हैं, कमाने के स्ट्रेस में, ऑफिस के स्ट्रेस में, या किसी भी चीज के स्ट्रेस में रहते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? अपने ऊपर क्या ध्यान देना चाहिए? इसके लिए हर समय मैं फॉर्मूला लेता हूँ, GOD, गॉड का फॉर्मूला। एवरी डे ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट हर भारतीय को पता है। सुबह जगह अपने आप के ब्रह्मा बन जाए, पूरे दिन का चार्ट लिख लें कि हमें क्या क्या करना है इस दिन में। ब्रह्मा बन के सृजन कर लिया, विष्णु बन के जो आपने ब्रह्मा बन के सृजन किया उसका पालन करें। उसमें आपके दोस्त आएंगे शेषनाग की तरह, दोस्त फन मारेंगे, समुद्र की लहरें आपको डुबाने आएगी। आप विष्णु बन के वही पालन करें जो आपने डिसाइड किया है। आज मैक्सिमम लोग ऑक्युपाइड हैं, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, वो भी अनऑर्गेनाइज्ड। आप स्ट्रेस में जीते हैं, टाइम पे नहीं पहुंचना क्योंकि आप ऑर्गेनाइज नहीं थे। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑर्गेनाइजर एंड D डिस्ट्रॉयर। शाम को शिव का रूप लें, संहारक का। जो भी बाहर तनाव, द्वेष, जो भी घटनाएं हुई उसको बाहर ही डिस्ट्रॉय करके तब घर आए एक बच्चे की तरह। आप काम भी करेंगे, उस तनाव को कैरी नहीं करेंगे, ऑफिस आपका घर नहीं आएगा, घर आपका ऑफिस नहीं जाएगा। छोटे छोटे बदलाव की जरूरत है। घर के सारे लोग मिलके घर में डिसाइड करें, नो मोबाइल जोन, नोमो जोन एंड नो मोबाइल टाइम। क्या क्या इसमें है? आपके पूजा की जगह, ध्यान की जगह, पढ़ाई की जगह, डाइनिंग टेबल पे मोबाइल अलाउड नहीं। ये परिवार में दूरियां बढ़ा रहा है। आप 5 लोग बैठे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं। काल्पनिक दुनिया में जो सामने बैठा है उसको जान नहीं रहे हैं, समझने का समय नहीं है आपके पास। जापान ने बहुत पहले चालू कर दिया, वहां एक कॉन्सेप्ट इचिगो इची, मेकिंग मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से बात करें बस। जापान ने कहा टी टाइम में नो मोबाइल जोन, चाय पियेंगे, हम दोनों एक दूसरे की बात करेंगे, तीसरे की बात नहीं करेंगे जो वहां मौजूद नहीं है। सिमिलरली अगर भारत में हम करते हैं, खाने के समय, पूजा के समय मोबाइल अलाउड नहीं, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्टर हो चुका है। तो आपका तनाव लेवल कम होगा। पहले जब पुरुष आते थे, पुरुष प्रधान देश रहा है हमारा, काम करके आते थे तो घर के परिवार के साथ बाहर बैठते थे जहां कॉमन प्लेस है, सबसे चर्चा होती थी। आज घर पहुंचे मोबाइल पे लग गए, जो घर में पहले से वो भी मोबाइल पे लगे। मतलब काल्पनिक दुनिया में आप सबको जान रहे हैं, रियल दुनिया में घर में आप आपस में किसी से पता बात नहीं है। आपने सुना होगा एक कभी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, इंस्टा इन्फ्लुएंसर, यंग लड़की एक्सपायर हुई और उसके मिलियंस में फॉलोअर थे, और जब डेड बॉडी रिसीव करने की बात थी तो एक बंदा नहीं था। वो आपकी काल्पनिक दुनिया है। दोस्त बनाए, रियल में दोस्त बनाए, रियल में दोस्त बनाए, फेस टू फेस कनेक्ट करें, फेसबुक पे कनेक्ट ना करें, वो एडिशनल रखें एडिशनली, लेकिन फेस टू फेस कनेक्ट करें लोगों से। ये छोटे छोटे बदलाव करेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल वाकई डाउन होगा। आत्मविश्लेषण करें, आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें। शाम जब सोने जा रहे हैं उसके पहले क्या आपने किया, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। कुछ गलत किया, ठीक है, उसकी चिंता अब नहीं है, कल से नहीं होगी। अच्छा कुछ किया, नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाइए। गहरी नींद सोएं, तो सोने से 2 घंटे पहले आपका स्क्रीन ऑफ होना चाहिए, मोबाइल, टीवी, इस तरह। वाईफाई घर का ऑफ होना चाहिए। रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव इरिटेबिलिटी कराता है। वाईफाई भी ऑफ करना चाहिए। वाईफाई भी ऑफ करना चाहिए, इरिटेबल कराता है ब्रेन को। ब्लू लाइट रूम के अंदर ना हो। ब्लू लाइट आपके स्क्रीन से, एलेक्सा डिवाइस से, टीवी से, इससे निकलता है। मोबाइल हो सके तो सोने से दूर रखें, डाटा ऑफ करके, ताकि हेड एरिया से दूर हो, इरिटेट ना करे आपके इस सिस्टम को।
खिड़की का पर्दा हटा दें, जब सूर्योदय हो रहा हो तो रोशनी आपके पास आना चाहिए, आपको मेलाटोनिन जगाएगा पिनियल ग्लैंड में, जिसके कारण आपने सुना होगा जेट लैग होता है, जगाएगा। आपका सर्कैडियन रिदम नॉर्मल होगा, सुबह कॉर्टिसोल अप होगा, आप फ्रेश जगेंगे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज डाउन होगा। सुबह योग, ध्यान, प्राणायाम जरूर करें। अगर इन सारी चीज़ों को करेंगे तो उसको मैं कहता हूँ अष्टांग योग की प्राप्ति होगी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आपने जीवन शैली बदल ली, योग किया, ध्यान किया, आप सेल्फ एक्चुअलाइज होंगे। समाधि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आपको मीनिंग ऑफ लाइफ समझ में आने लगेगा, आप दूसरों के लिए जीने लगेंगे। दूसरों से मतलब है कि जो भी समाज आपसे अच्छा लेना चाहते हैं, जुड़ रहा है, वो आप जुड़ेंगे। इन चीजों को हमें, ये हमारे भारत की परंपरा है, हमारा दर्शन यही है, हम भूल रहे हैं अपने दर्शन को। सर, क्या आपके हिसाब से जो भारत को आयुर्वेद के ऊपर ही हो जाना चाहिए, या जो एलोपैथिक और दवाइयाँ आ रही हैं वो भी मैटर करती हैं? देखिए, यही गलत है। आयुर्वेद तो हमारी परंपरा है, हमारे सिस्टम का हिस्सा है। आयुर्वेद इग्नोर हो गया था, उसको अच्छा है, अब हम आगे ला रहे हैं। लेकिन सिर्फ आयुर्वेद का सॉल्यूशन होगा? आंसर इज नो। मॉडर्न मेडिसिन ने अनेकों चीज ऐसी की है जो रियल मिरेकल है। कितनी बीमारियां ठीक होने लगी। आप सुनती हो कि महामारी हुआ करता था, कॉलरा, और खत्म। कितनी टेक्नोलॉजी आ गई। तो हमें क्या करना चाहिए? हॉलिस्टिक अप्रोच करना चाहिए। भारत में 6 विधाएं हैं मॉडर्न मेडिसिन, जो एलोपैथ जिसको कहते हैं, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, योगा एंड नेचुरोपैथ। 6 को मिला के हॉलिस्टिकली अगर हम काम करें तो बीमार होने वाले की संख्या कम कर सकते हैं। हम बीमार हो जाए तो उसका रिकवरी रेट हम बढ़ा सकते हैं, और वाकई विश्व के लिए हम मॉडल बन सकते हैं। किसी के पास 6 की 6 विधा नहीं है, हमारे पास है। तो आयुर्वेद की अच्छाइयों को उठाइए, मॉडर्न मेडिसिन को अच्छाइयों को उठाइए, सबकी अच्छाइयों को उठा के एक प्लेटफॉर्म पे कर दीजिए। जिस दिन ऐसा हुआ, वाकई लोगों को लगेगा कि बाय नेचर मैं हेल्दी हूँ, नेचुरली हमें हेल्दी। सर, आजकल लेडीज में वेरिको वेन्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वेरिको वेन्स को कैसे प्रिकॉर किया जा सकता है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? वेरिकोज वेन मीन्स, जो आमतौर पे ये पैर के लिए बात की जाती है, जो नसें आपको दिखती हैं चमड़ी के ऊपर, चमड़ी के अंदर जो मतलब दिख रही है नसें, वो वेन है। और ये वेन अगर डायलेट मतलब मोटी हो जाए और टॉर्चुअस इस तरह से सांप की तरह हो जाए, उसको कहते हैं वेरिकोज वेन। आमतौर पे नीचे से एंटी ग्रेविटी ब्लड को ऊपर पंप होके यहाँ तक आना है, इसलिए इस वेन में वैल्व दिया गया है। ब्लड जो ऊपर चढ़ जाए, ये वैल्व रोक ले तो नीचे ना आए दोबारा। यही अगर वैल्व डैमेज हो जाए और ब्लड नीचे आए और जमा होते होते, तो वेन को डायलेट कर देगा, मतलब मोटा कर देगा और टॉर्चुअस कर देगा। बाद में इससे ब्लड निकलने लगता है, वहाँ स्किन चेंज होने लगती है, स्किन काली होने लगती है, कभी कभी अल्सर बन जाता है, इसको कहते हैं वेरिकोज अल्सर। करना क्या है? इसका पहला कारण मोटापा, सेंट्रल ओबेसिटी कम करना है, वॉक करना है। दूसरा मसल वीकनेस, मांसपेशियों के बीच में फैट जमा हो गया, उसके कारण पंप जो होना चाहिए ब्लड को नहीं हो पा रहा है। और जब सोएं तो पाँव के नीचे एक तकिया लगा के सोएं ताकि ड्रेन ऊपर हो जाए। जब उठने लगे, चलने लगे, तो पाँव को जरूर चला लें। बहुत लंबी बैठक है, लंबे समय के लिए बैठ, जैसे फ्लाइट में, ऑफिस में, तो बीच में पंजों को चला लिया करें ताकि पंप ब्लड ऊपर होता रहे। ये प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और पीसीओडी के बारे में जान के पुरुषों की लाइफ को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, लेडीज़ की किस तरीके से एग्जामिनेशन हो सकती है, किस तरीके से वो अपने ब्रेस्ट कैंसर या यूट्रस कैंसर को प्रिकॉर कर सकती हैं, आगे आने वाली लाइफ को प्रिकॉर कर सकती हैं, ये सब जान के बहुत अच्छा लगा सर। आगे भी मिलते रहेंगे, और जैसे कि आपने बताया कि आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में हम बात करेंगे, तो पार्ट 2 में फिर मिलते हैं और इस बारे में बात करते हैं। कमेंट लिखें जो बातें हुई, इसके अलावा कुछ जानना चाहते हैं उसको पार्ट 2 में कवर करेंगे। ज़रूर सर, ज़रूर। नमस्कार सर।